अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन एंड द टॉपिक 5.1 द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अपने साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ये वो साइंटिस्ट है जिसने फोर्स ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर किया था। ओके, आइजैक न्यूटन ने फोर्स ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर किया था। आइजैक न्यूटन जो है ये बेसिकली इन्वॉल्व था एक मिस्ट्री में कि यार ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये सन के अराउंड किस तरह से रिवॉल्व करते हैं। फिर इसने ये सोचा कि ये आफ्टर ऑल प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, दैट्स मीन कोई ना कोई फोर्स तो है जो इनको मूव करवा रही है। बिकॉज हमने साइंस में ये पढ़ा है कि कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहती है जब तक आप कोई फोर्स अप्लाई करवा के उसको मूव नहीं करवाते। अब ये प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, दैट्स मीन कोई ना कोई फोर्स तो है जो इनको मूव करवा रही है। तो 1665 की एक इवनिंग में ये एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, तो अचानक उस दरख्त से एक एप्पल जो है वो टूट कर नीचे गिरा। तो इसने सोचा कि यार ये एप्पल भी तो नीचे गिरा है, अब कोई ना कोई फोर्स तो है जिसने इस एप्पल को भी नीचे फॉल करवाया है। सो ही थॉट एंड देन ही डिस्कवर्ड कि इसके दरमियान जो फोर्स मौजूद थी दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, सो देन ही कंक्लूडेड कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इन यूनिवर्स के अंदर, तो एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। ओके, हर मैस जो है वो एक दूसरे मैस के ऊपर अट्रैक्शन की फोर्स को अप्लाई करता है, और इसके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसने इसको नाम दिया दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, ही नेम्ड दैट फोर्स दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। Force of gravitation. Clear? So as we studied that he discovered that there exists a force due to which every body in the universe attracts every other body. तो वो जो फोर्स जिसकी वजह से हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, he named that force that is force of gravitation। कि एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो मौजूद है जो कि हर मैस को दूसरे मैस से अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली उसने कहा कि वो जो एप्पल जो कि फॉल किया था अर्थ पे, तो उस एप्पल और अर्थ के दरमियान भी सेम नेचर की फोर्स है, दैट्स मीन वहां भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। सिमिलरली उसने कहा वो जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द अर्थ, और जैसे कि मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सन, सिमिलरली उसने कहा कि इसके दरमियान भी एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मौजूद है जो कि किसी भी प्लैनेट को एक ऑर्बिट में मूव करवाती है और उसको ऑर्बिट से बाहर नहीं जाने देती। क्लियर? सो अब हम डिस्कस करते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। सो नाउ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन that every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. Okay, so this is the most important law. ये अक्सर बोर्ड में जस्ट एज अ डेफिनेशन भी आ जाता है कि स्टेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आपने जस्ट इसको स्टेट करना होता है। सो अगेन हम इसको स्टडी करते हैं कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, कि हर बॉडी जो है यूनिवर्स में वो एक दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है विद अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। लेट्स सपोज हम कंसीडर करते हैं कि दो मैस हैं, लेट्स सपोज दिस इज मैस m1 एंड दिस इज मैस m2। सो उसने कहा एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, और इसके दरमियान में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो मौजूद है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इन दोनों के दरमियान मौजूद है, एंड
दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और ये जो फोर्स है इसके दरमियान ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इन मैसेस के प्रोडक्ट के। ओके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस मतलब कि इन मैसेस का आप प्रोडक्ट ले लें तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और इसका मतलब ये है कि अगर हम मैसेस को इंक्रीज करते जाएंगे तो फोर्स भी इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। एंड फोर्स इज inversely proportion to the square of the distance between their centers. Let's suppose कि ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो अब इस सेंटर पॉइंट से यहां तक का ये जो पूरा डिस्टेंस है that distance is inversely proportion to the force. Force is inversely proportion to the square of the distance. Square of the डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, दैट मीन कि अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे तो इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती जाएगी। जैसा कि अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं कि एक मैग्नेट के राउंड अबाउट एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब जैसे ही आप कोई और मैग्नेट इस मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आते हैं तो ये फौरन से अट्रैक्ट कर जाता है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं इस मैग्नेट को इस मैग्नेटिक फील्ड से दूर लेकर चला जाता हूं तो क्या अब ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा? नहीं, बिकॉज कि ये अब इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ चुका है, अब ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। सिमिलरली जब इन दो मैसेस के डिस्टेंस को आप इंक्रीज कर देते हैं, इन दो मैसेस को आप दूर लेकर चले जाते हैं, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो भी कम हो जाती है। क्लियर? That's why it is inversely proportion to the square of the distance. आप डिस्टेंस जिस तरह से बढ़ाते जाएंगे आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो कम होती जाती है। क्लियर? अब आपके पास यहां दो इक्वेशन बन गई हैं, that f is directly proportional to m1 m2 and f is inversely proportional to 1 over d square. So हम इसको कंबाइन करते हैं, that is f is directly proportional to m1 m2 बाय d का स्क्वायर। सिमिलरली जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और इस केस में जो कांस्टेंट आएगा दैट इज g एंड g इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और बाकी सब कुछ एज इट इज आ जाएगा। ओके, सो f इज इक्वल्स टू g m1 m2 over d square. So this is the final formula of law of gravitation. क्लियर? अब हम स्टडी करते हैं कि G जो है ग्रेविटेशन कांस्टेंट ये क्या है। सो G इज अ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी एक फिक्स वैल्यू है एंड दैट इज G इज इक्वल्स टू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, ये एक फिक्स वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स में जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको ये वैल्यू वहां गिवन नहीं होगी, तो आपको ये वैल्यू पहले से याद होनी चाहिए, दैट इज 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब आप यहां से देख सकते हैं कि 10 raised to the power -11 जो कि बहुत स्मॉल है। अब ये जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो कि बहुत स्मॉल है, तो नॉर्मली हम अगर बात करते हैं कि एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, तो लेट्स सपोज कि आपके राउंड अबाउट भी अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं तो नो डाउट उन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान भी एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी। ओके, एंड दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो द क्वेश्चन इज कि अगर उनके दरमियान वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मौजूद है तो वो दोनों अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो बहुत स्मॉल है, दैट इज 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -11 which is very small. That's why उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डेवलप होगी वो भी बहुत स्मॉल होगी। अब वो इतनी स्मॉल होगी कि वो उन दो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? सिमिलरली अगर हम अर्थ की बात करें
तो क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी ज्यादा होगी। अर्थ का मास क्योंकि बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट करती है। लाइक अगर हम इटसेल्फ वी आर ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो अब हमारे ऊपर भी ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है और दैट्स व्हाई हम अर्थ पर अट्रैक्टेड होते हैं। क्लियर? आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि दो मैसेज अगर रखे हैं तो वो अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज उनके दरमियान जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है वो बहुत स्मॉल था। हमने अर्थ की बात की, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, मास ज्यादा है, दैट्स मीन उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो भी बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्लियर? नाउ the weight of an object on the earth is the result of gravitational force of attraction between the earth and the object। अगर weight की बात करें, जो कि अर्थ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर weight है, तो वो भी सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि अर्थ जो है बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। दैट्स व्हाई हम अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द अर्थ। ओके, सो एज वी डिस्कस विद द फॉर्मूला दैट W इज इक्वल्स टू mg, कि हमारा जितना भी मास होता है उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, सो दैट्स व्हाई एक वेट डेवलप हो जाता है। तो हमारा बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है जो कि अर्थ पर अट्रैक्ट कर रहा होता है। क्लियर? सो इसी के साथ लास्ट में एक सब टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था। सो डिफाइन इट that Newton's third law of motion: to every action there is an equal but opposite reaction. So this is Newton's third law. To every action there is an equal but opposite reaction, कि जहां पर भी एक्शन फोर्स अप्लाई होती है वहां पर रिएक्शन फोर्स भी अप्लाई होती है और ये इक्वल होते हैं लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। सो सिमिलरली हम डिस्कस करते हैं अगेन, लेट्स सपोज के मास m1 जो है वो एक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, दिस अप्लाइज एक्शन फोर्स। सिमिलरली मास m2 जो है ये इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो टू एवरी एक्शन, अब जितनी एक्शन फोर्स अप्लाई होगी उतनी ही ये जो मास m2 है ये रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। आप देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन भी ऑपोजिट है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो रिलेट करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। क्लियर? आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।